नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनका एक पुराना पॉक्सो से जुड़ा केस जो है वो सामने आ गया है। अब तो ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच गया है, तो दिक्कतें तो उनकी बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये दिक्कतें बढ़ने वाली हैं और दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी ये अगले सप्ताह तक, मतलब 20 तारीख को, जहाँ तक मुझे पता है कि 20 फरवरी को उसकी अगली तारीख है। और तब तक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दौरान पुलिस की भी जो रिपोर्ट है जो कोर्ट ने मांगी है वो भी आ जाएगी। दो बच्चों का ये विषय है और आश्रम में जो उनके साथ कुछ इस तरीके की गतिविधियां हुई हैं जिनका आरोप है, और जो पूरा मामला है ये अगले सप्ताह तक आ जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई है कि जिस तरीके से स्वामी जी जो है, स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो है, वो एक राजनीतिक औजार बनने का प्रयास कर रहे थे, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विपक्षी पार्टी का टूल बनकर वो उभरे थे। उसकी भाषा में बात कर रहे थे, अखिलेश यादव के और कांग्रेस पार्टी के उस पे वो बोली में बात कर रहे थे। वो सब कहीं ना कहीं उनका अब एक प्रश्नों में आ जाएगा, क्योंकि सीधी बात है कि आप जिस तरीके से जिस खेल में उतरे हो, आपको पहले अपना दामन तो साफ रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस पद पे बैठे हो उस पद की मर्यादा का आप भी ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। और निश्चित रूप से प्रथम दृष्टिया तो यही लगता है कि भैया आपने संभवतः आपका खुद का ही काजल की कोठरी में आप बैठे हुए थे और आप दूसरों पर कालिख मलने का प्रयास कर रहे थे। तो ये विषय जो है उत्तर प्रदेश की जो अब एक तरह से चुनावी बिसात बिछ रही है, अब मैं इसको राजनीतिक दृष्टि से ही देखना चाहूंगा, क्योंकि जो स्वामी जी ने कहीं कोई धार्मिक विषय तो था नहीं। आप माघ मेले में आपका जाना, मौनी अमावस्या का स्नान होना, कहीं आपका कोई आपसे अपेक्षित तो था नहीं। लेकिन आप वहां पर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री को लेकर आप इस तरीके की बदतमीजी वाली बातें करना शुरू करते हैं कि वो हिंदू नहीं है, वो गोकशी करा रहे हैं। मतलब आप जिस जिस पार्टी के दौरान, जिस पार्टी की सत्ता के दौरान आपकी पिटाई हुई, जिस पार्टी की सत्ता के दौरान उत्तर प्रदेश में गोकशी या गोहत्या सबसे एक सामान्य बात हुआ करती थी, उस पार्टी के नेता के साथ आप खड़े होकर और इस मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू नहीं है। तो इस तरीके की बात करने की भी एक सीमा होती है। हालांकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, आपकी राय है, आप उसको कहो। लेकिन सीधी बात है कि आप उस पूरे खेल में जब आप खुद ही इतने प्रश्नों के बीच में हो, आप पे खुद ही इतने आरोप हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हो, अब आप उसका जवाब भी केवल राजनीतिक दे रहे हो। अभी पुलिस की रिपोर्ट आएगी, पुलिस की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई आपने क्या क्या किया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आपने, आपका ये पहली बार आप पे सवाल उठे हैं। आपका तो एक पुराना इतिहास रहा है जिसमें आप छात्र संघ की राजनीति करने वाले व्यक्ति रहे हो, कोई साधु संत तो रहे नहीं हो आप बचपन से। अब चूंकि आप उस पद पर होने का एक दावा कर रहे हो और उसके आधार पर आप राजनीति में भी अपना सिक्का चलाना चाहते हो, तो दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये भी नहीं कह सकते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कि मैंने जो रायता फैलाया था प्रयागराज में उसके बाद मुझ पर ही आरोप लगे हैं। ये तो पुराना केस है, तो इसमें तो दिक्कतें बढ़ेंगी। पॉक्सो एक्ट लग गया तो ये अंदर जाएंगे, ये तो तय हो जाएगा। क्योंकि जो आरोप ये महाराज आशुतोष लगा रहे हैं, तो बिना आधार के तो लगा नहीं रहे हैं ना। दो बच्चों को वो सामने लेकर आए हैं, तो सोचिए आप कितने गंभीर आरोप है। लेकिन ये जिस तरह की टीका टिप्पणी अभी हाल ही में कर रहे थे कि योगी के बारे में कह रहे थे एक संत पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, तो खुद ये क्या कर रहे हैं। ये जो दावा करते हैं शंकराचार्य, उसकी कुर्सी पर बैठकर ये किस तरह की बातें करते हैं। राजनीति से प्रेरित नहीं है इनकी सारी की सारी गतिविधियां। देखिए, संत पॉलिटिशियन हो सकता है, नहीं हो सकता, इससे पहले हम लोगों ने संसद में तब सुना था जब शपथ ले रहे थे योगी आदित्यनाथ, आप याद करिए पहली बार। और संसद में दो नेता, लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, खीखी खीखी करके और ठट्ठा मार मार कर हंस रहे थे, और कि कहां से आ गए बाबा, घंटा बजाओ, और इस तरीके का एक दृश्य इन्होंने, मतलब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो गोरखपुर से पहली बार संसद में पहुंचता है, जो बहुत युवा है, और जिसका मठ से तो भाई सांसद पहले भी रहे हैं, उनसे पहले महंत अवैधनाथ जी भी थे सांसद। लेकिन आप उस जिस तरीके से जो बदतमीजी की भाषा थी, वही भाषा, बिल्कुल वही भाषा विमुक्तेश्वरानंद भी पिछले कुछ समय से लगातार बोल रहे हैं। आपने जो बयान कोट किया वो भी तो वही है ना। संत ये नहीं हो सकता, संत वो नहीं हो सकता। संत तो भाई इस देश में तो राजर्षि की परंपरा रही है। आप किस परंपरा के संत हो, आपको पता ही नहीं है कि इस देश में कौन कौन संत रहे हैं। भाई तमाम ऋषि जो हैं वो राजा भी रहे हैं। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है कि और तमाम ऋषि जो है राजर्षि भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि संत सिर्फ हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे होते हैं। हमारा भारत विभिन्न परंपराओं का और अलग अलग तरह की रीति रिवाजों का देश है। लेकिन आप
वो भाषा बोल रहे हो जो आपको आपके पॉलिटिकल मास्टर्स ने, क्योंकि आपसे आशा ये की जाती है कि आप हिंदू समाज के सर्वोच्च शिखर होगे, आप मार्ग दिखाओगे, आप राह दिखाओगे, और जिसके आधार पर राजनीति, नेता और जनता वो व्यवहार करेगी, वो बोलेगी। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति आ गए जो कि नेताओं के उनके भाषा में आप उनकी तरीके से बात कर रहे हो, तो वो चल नहीं सकता। दूसरी बात इसमें फिर वही आती है कि मर्यादा और सबके अलावा एक कानूनी पहलू भी है, क्योंकि ना तो शंकराचार्य के रूप में आपके जो गुरु जी, जिनको हम लोग ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि वो भी, उनको भी तो मान्यता नहीं थी। कोर्ट कचहरी में जाने का विषय तो उनका ही था, वो भी गए थे कोर्ट कचहरी में, और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि नहीं है। फिर आपका जब पट्टाभिषेक होने का हुआ तो उस समय भी आया कि ये शंकराचार्य नहीं है, और आपके शंकराचार्य के पदवी संभालने पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया अपने तरीके से। लेकिन ले देकर बात वही है कि समाज में मानने न मानने पे सब कुछ है। समाज ने अगर अगर एक वर्ग ने आपको मान लिया तो इसलिए मान लेते हैं कि ठीक है, चूंकि आप उस पद को अपने साथ चिपका रहे हो तो वो आप सही कह रहे होगे, लेकिन आपका व्यवहार तो उसके अनुरूप होना चाहिए। आपका व्यवहार उसके अनुरूप नहीं होगा तो फिर कौन मानेगा। तो अंततः जब आप राजनीतिक बयानबाजी करोगे तो राजनीति में पढ़ोगे, और राजनीति में फंसो। और कोई ऐसा नहीं कि असहज है, राजनीति में थोड़ी पढ़े, या आज से राजनीति में नहीं है, ये बहुत पहले से राजनीति में है। ये राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी इस तरीके की राजनीति करते रहे कि हिंदू पूरा पक्ष जो है बटा हुआ दिखाई दे। ये दो तरीके की बात, एक तरफ जो है राम मंदिर आंदोलन के नेता कुछ कहते थे और ये इनका पूरा धड़ा कुछ और कहता था। ये जाकर कहीं ना कहीं पता चलता था, कभी कांग्रेस के साथ सेटिंग कर लेते थे, कभी समाजवादी पार्टी के साथ सेटिंग कर लेते थे। इस तरीके का भी इनका व्यवहार रहा है। तो मतलब अगर आप घर का भेदी, या फिर एक मतलब एक कहें कि एक दरार डालने के तौर पे अगर आप इस्तेमाल हो रहे हो शत्रुओं द्वारा, तो आपकी विश्वसनीयता कितने दिन रहेगी, सम्मान कितने दिन रहेगा। और ये भी जो है कि आपका व्यक्तिगत आचरण कैसा है, व्यक्तिगत आचरण पर अगर प्रश्न आ गया तो सब कुछ धुल जाएगा। अब बात वही कोर्ट में है, कोर्ट ही बताएगी, लेकिन निश्चित रूप से ये प्रश्न तो इनके लिए गंभीर है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता बहुत कुछ तय हो जाएगी इसी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा, जिस तरह से इन्होंने पिछले कुछ दिनों में योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, क्या आपको लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव या राहुल गांधी, ये पूरा का पूरा जो विपक्षी पार्टियों का कुनबा है, ये योगी से डर गया है, इसीलिए इनको उतारा गया है योगी की इमेज को टार्निश करने के लिए, उनके हिंदू होने पर सवाल उठाने के लिए? क्या ये टूल किट जिस तरह से सामने आया सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग बड़े डरे हुए हैं कि 2027 में उनके हाथ से निकल चुका है? देखिए, योगी को किसी और मुद्दे पर तो आप पकड़ नहीं सकते। योगी को आप भ्रष्टाचार के लिए नहीं कह सकते। योगी को आप ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा है। योगी को ले देकर हमको पता है कि जो सबसे स्ट्रांगेस्ट पिच है वो है हिंदुत्व। और यही विषय था जिसमें 2017 में जब जनता ने एकदम परेशान हो गए, तब तो योगी नहीं थे, तब तो केवल एक कमल का फूल का चुनाव चिन्ह था। और लेकिन जनता ने परेशान होकर इसी अखिलेश यादव के उस कुशासन से, या जंगल राज कह लें, जब हिंदुओं का हिंदू होना ही अपराध हो गया था, कि आप कहीं पर भी दंगे हो रहे थे, लगभग हर दिन किसी न किसी शहर में दंगे हो रहे थे, हिंदू मारे जा रहे थे। हर दिन कहीं ना कहीं जो है वो मतलब मंदिरों पर तरह तरह के प्रतिबंध थे। मंदिर का घंटा पकड़ के पुलिस वालों को हमने देखा। तो मतलब हिंदुओं को जो आपने दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की प्रक्रिया की थी, और बहुत सोचा समझा प्रयास था, और सिर्फ इतना ही नहीं था, आप उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस ले रहे थे। अगर हाई कोर्ट दिल्ली, यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगर नहीं रोका होता, तो आप जो है मतलब ये टिप्पणी की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि आप इनको पद्मश्री दे दो ना, अगर इतने ही महान है तो आप इनको पद्मश्री दे दो। उस पे ही एक मुख्यमंत्री को आज भी मतलब उस पे सवाल होने चाहिए। लेकिन ठीक है, उन सब सवालों से तो ऊपर वो तो डायनेस्ट है, और वो तो एक इंटाइटल्ड, उनका मुख्यमंत्री पद जो है वहां का एक खानदानी पद है, ऐसा वो मानते हैं अखिलेश यादव। तो उस तरीके का इंटाइटलमेंट उनका रहता है उनके व्यवहार में। लेकिन बात फिर वही आती है ना कि आपसे परेशान होकर जनता ने सत्ता जो है वो एक भाजपा को दी थी, और आज आप उसी जो जिस जिस कारण से दी थी, आज आप उसी का चैंपियन होने का ड्रामा कर रहे हो। आज आप गोहत्या की बातें कर रहे हो। मजेदार बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या नहीं हो सकती, और उत्तर प्रदेश में जो आज भी जो गायों के तस्करी के केसेस पकड़े जाते हैं, वो 100 के 100% आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। अगर वो आपकी पार्टी के नेता नहीं होते हैं तो आपकी पार्टी के समर्थक होते हैं। आज आप उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कहते हो, उनको मना नहीं करते हो कि भैया अगर एक समाज का एक वर्ग अगर नहीं चाहता है कि गोहत्या हो तो आप मत करो। आप अपने समर्थक वर्ग से इतनी अपील कर देते, नहीं कर सकते हो आप उत्तर प्रदेश में जो व्यक्ति जिसने 2017 से आज तक गोकशी के सारे मामले बंद कराए, उस मुख्यमंत्री को अपने एक
मतलब एक व्यक्ति जो कि अपनी ईर्ष्या या जलन जो भी कहें, उसको माध्यम बनाकर उसके जरिए आप उनके पर हमले करा रहे हो कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो गोहत्या करा रहा है। ये कोई सामान्य मजाक की बात है क्या? मतलब आप ये आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हो जिस व्यक्ति ने 10 साल जो है सिर्फ इसी बात पे उत्तर प्रदेश में अपना इकबाल कायम किया कि कम से कम ये गोहत्या, महिलाओं की सुरक्षा और जो व्यापारी और सामान्य वर्ग है, जो कमजोर तबका है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में, तो फिर वो कैसे सहेगा? और बात वही आती है कि अंततः आप जो है उन मुद्दों पर लेके जा रहे हो उनको जो मुद्दे योगी जी की मजबूती के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर आप योगी जी का हाथ नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आप अपने उन जो कालनेमी शब्द आया था, कालनेमी जैसे के तरीके से कि आप फेक बाबा, फेक कोई एक्टिविस्ट, फेक फेमिनिस्ट, इस तरीके की अगर आप एक युद्ध संरचना आप चाहते हो तो इस संरचना में आप हारोगे, ये तय है। और 2027 में भी वही होगा जो 2017 में हुआ था, 2022 में हुआ था। 2024 एक छोटा सा अपवाद था, कोई बात नहीं, वो अपवाद था या नहीं था ये भी सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये उस पिच पर ले आए हैं योगी आदित्यनाथ को जिस पिच पर ये टिक ही नहीं सकते, हिंदुत्व के मुद्दे पर टिक ही नहीं सकते। तो ये जो विपक्षी पार्टियां, अखिलेश या राहुल गांधी जिस स्वामी को लेकर आए थे योगी पर टारगेट करने के लिए, वो वैसे ही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा टाइम टाइम फेस हो चुका है, वो पूरी पोल पट्टी खुल गई है। लेकिन इस खेल में खुद फंस गए हैं पॉक्सो में अभी मुक्तेश्वरानंद, तो इनको बचाने के लिए कोई आने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं सकता। पर एक चीज और है, अभी जिस तरह से मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल में, जहां वहां पर बाबरी मस्जिद बनने का जो ऐलान किया गया, बल्कि बाबरी का निर्माण शुरू हो गया ऐसा भी कहा जा रहा है, तो उसको लेकर जो टिप्पणी की थी योगी आदित्यनाथ ने कि कयामत तक इस देश में बाबरी मस्जिद बन ही नहीं सकती, उससे भी बड़ी मिर्ची लग गई है उस जमात को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कैसे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे रामगोपाल यादव, जब किसी ने उनसे पूछा पत्रकार ने कि योगी ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, तो सोचिए योगी को उन्होंने पागल तक कह दिया। ये कैसी भाषा है? देखिए, वो तो भाषा बहुत हमेशा से बोलते रहे हैं वो लोग। योगी के लिए या मोदी के लिए जिस तरीके की भाषा है वो बहुत अपमानजनक भाषा होती है, जो बात बात पे मीडिया आपत्तिजनक बयान करता है। भाई योगी मोदी के लिए तो क्या क्या भाषा आज से यूज होती रही है, चोर, और भी तरह तरह के शब्द जो हैं, वो पागल आपने बताया ही। तो इस तरीके के शब्दों की कोई कमी नहीं है उनकी डायरेक्टरी में, और आगे भी डिक्शनरी में, और आगे भी वो कमी नहीं होगी उनकी उनके लिए, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी कुर्सी लेकर वो चले गए। देखिए, बात वही आती है कि चाहे वो मुर्शिदाबाद की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो, ये जिस पिच पे अभी क्या हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव एक उस, या उनका पूरा जो वो है, वो एक डेस्परेशन के मोड में जा रहा है। वो डेस्परेशन ये है कि अब उनके लिए ये तीसरा मौका होगा जब वो सत्ता से बाहर होंगे, और उसमें उनको दिख रही हैं चीजें कि किस तरीके से टूट रही हैं। तो अब ले देकर उनके पास क्या आसरा बचता है? मुस्लिम तुष्टीकरण तो है, लेकिन उसके लिए ओवैसी भी आ रहा है। तो फिर दूसरी बात है कि और वहां पर वो मतलब कहीं ना कहीं ये बात है कि भाई आप जो है उस वर्ग को, आजम खान वाला विषय हुआ, और भी कई सारे उत्तर प्रदेश में समय समय पे विषय होते रहे, जिसके कारण आप अपनी विश्वसनीयता उस मुस्लिम वोट बैंक में भी धीरे ही अतीक धीरे अहमद, से, अतीक अतीक अहमद, फिर अहमद, मुख्तार हाँ, अंसारी। तो इस सब में आप खोते गए हो। उनकी उनसी जो आपसे आशा थी आपने उनको उस पर पूरा नहीं किया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक आपका अपना विषय है। लेकिन अब आपके पास दूसरा एक झुंझुना बचता है कि भैया हम हिंदुओं को तोड़ें, हिंदुओं को बांटें आपस में। तो बेसिकली राजनीति के दो ऐसे ऐसे अलग अलग दो फार्मूले हैं जिनको आप उनकी केमिस्ट्री आप बनाने में लगे हुए हो। आपको लग रहा है कि ये कुछ पक जाएगा और कुछ कोई खिचड़ी पक जाएगी और जिससे मैं सत्ता में आ जाऊंगा। ये दोनों में एक तार संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक तरफ मुस्लिम उभार होगा जो ध्रुवीकरण के रूप में अगर होगा, तो दूसरी तरफ भी कंसोलिडेशन होगा। दूसरी बात है कि आपका रिकॉर्ड अभी लोग भूले नहीं है कि आपने किस तरीके का शासन किया था 2017 से पहले, और आज भी जो सत्ता आपको दिखाई देती है आपके समर्थकों को, तो वो जिस रूप में अपने आ जाते हैं, जो उनका वही लठैती वाला अंदाज, वही गुंडागर्दी वाली भाषा, तो उत्तर प्रदेश को आप भूलने ही नहीं देते हो। सबसे बड़ी बात तो वो भी है। और संसद में जो आपका व्यवहार है, तो कुल मिलाकर जो आपकी पूरी, एक तो कोई स्पष्टता नहीं है आप किन किन विषयों पर। अभी मैं देख रहा था कि संसद में ये दोनों जो अखिलेश यादव जो है लगातार, और उनकी पार्टी के जो दो चार नेता बोलते हैं, उन सबका क्या इस समय है कि अमेरिका से जो डील कर लिया मोदी जी ने, किसानों को बर्बाद कर दिया, और दूध का हमारा धंधा खराब हो जाएगा। मतलब किस आधार पे आप बोल रहे हो? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो क्योंकि आप विपक्ष वाले हो, आपको कोई वो नहीं है। लेकिन अंततः जो है वो व्यक्ति इतना मूर्ख तो नहीं है ना, वो देख रहा है कि ये व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें बोल रहा है तो उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, झूठ बोल रहा है, आंखों में धूल झोंक रहा है।
तो उससे अगर आप सोच रहे हो कि ये धूल झोंक कर आपने एक बार 2022 में संविधान खत्म हो जाएगा करके कर लिया था, तो फिर से भाई भेड़िया है, भेड़िया है। भेड़िया बार बार नहीं आता, भेड़िया एक ही बार आता है और आता है आपको खा के जाता है। तो वही योगी, वही जो है वो ट्रैप में अखिलेश जी जो है वो फंसते हुए दिख रहे हैं। और उसी तरह का डेस्परेशन है जिसमें इस तरीके की भाषा जो आपने चर्चा की, वो भाषा भी है और वो आगे भी बोलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि गाली गलौज ये बंद होने वाला है, वो बोलते रहेंगे। जैसे अभी आपने बात की ना कि यूएस के साथ भारत की जो डील हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है चंद्र प्रकाश जी कि डील तो हमारी 8-9 देशों के साथ हुई है, ईयू के साथ भी हुई है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, उसका कोई डायसेक्शन नहीं कर रहा है कि वहां पर हमने क्या लेना देना किया। लेकिन यूएस के साथ बहुत तकलीफ है। राहुल गांधी की तकलीफ देखिए, किस तरह की बयानबाजी वो संसद में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ डेस्परेशन है ना, क्योंकि मुद्दा नहीं मिल रहा है इनको मोदी सरकार को घेरने के लिए, इसीलिए सब हरकतें हो रही हैं। देखिए, एक मुद्दा था इनके पास, लेकिन वो मुद्दा भी जो था वो इस रूप में था जैसे यूजीसी वाला जो मुद्दा था। तो ये सब तो चलिए ठीक है, विरोध करने के लिए करना है, इसलिए चाहे अमेरिका की आप डील का विरोध करो, किसी का ना करो, क्योंकि आपको खुद ही स्पष्टता नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या विरोध करना है, क्या नहीं करना है, कौन से मुद्दे। आपको कुछ भी बोल देना है, बस कैमरा ऑन हुआ और आपको शुरू हो जाना है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, हमारा किसान बर्बाद हो गया, कुछ भी। तो हमेशा 24 घंटे आप बोलते रह सकते हो, तथ्य वो नहीं है। दूसरा एक विषय था कि यूजीसी वाला। यूजीसी वाले में अभी उत्तर प्रदेश में इस समय चल क्या रहा है, अगर आप देखिए तो जगह जगह समाजवादी पार्टी वाले ही कुछ जनरल मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को आगे करके, होते तो इन्हीं के लठैत हैं, इन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन वो सामान्य वर्ग के का एक मुखौटा दो और ये करो। दो तरह के आंदोलन इस समय समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में करा रही है। एक तरफ सामान्य वर्ग जो कि यूजीसी के नाम पर और योगी और मोदी और इन लोगों को लपेटने की कोशिश, जबकि योगी जी का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे यूजीसी का पूरा जो तमाशा हुआ। योगी जी ने बहुत चतुराई से अपने आप को उससे दूर भी रखा, कहीं अपने ऊपर एक छींटा, एक काजल, एक कालिख नहीं लगने दी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आप उसमें लपेटने के लिए कर रहे हो। दूसरा एक सेट ऑफ पॉलिटिक्स यही समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें वो इस पूरे उसका समर्थन कर रही है। वो ये कह रही है कि जी झुक गए जनरल कास्ट के आगे। तो अगर यही एक ही पार्टी दो तरह के आंदोलन और दो विपरीत ध्रुव के आंदोलन, तो क्या लोग पहचानते नहीं है इन लोगों को? आपके बयानों में भी वो विरोधाभास दिख रहा है। तो ये, लेकिन इस राजनीति का जो कोर है, जो बेस है, वो ये है कि आप हिंदू समाज को में एक जातीय युद्ध, एक बंटवारा पैदा करना चाहते हो, जो निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक नीति का एक हिस्सा है। क्योंकि आपको पता है कि आपको मुसलमान का पूरा वोट मिलेगा और हिंदुओं को हमको बांट देना है। उसमें आपने पीडीए के नाम पे एक तमाशा किया, आपने कह दिया कि हमको इन जातियों का वोट चाहिए ही नहीं, और पीडीए के नाम पर एक फार्मूला आपने पकाकर अपने लिए ले लिया। बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको अगर सूट करता हो तो आप करो, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो बात अब कहीं ना कहीं जा रही है नीचे तक कि भैया ये जो पूरा यूजीसी का तमाशा हुआ है पिछले दिनों में, इसमें फंसता कौन? उस बिल में तो ओबीसी के लोग भी फंसते ना भाई। उसमें जो यादव समाज के हैं, जो कुर्मी समाज के हैं, जो बड़े जो प्रमुख उत्तर प्रदेश की जातियां हैं, भाई उन्हीं के ऊपर तो सबसे ज्यादा एससी एसटी के केसेस लगे हुए, एससी एसटी एक्ट के केस। तो जब वो यूनिवर्सिटी में ये पूरा रूल लागू होता, यूनिवर्सिटी में ये पूरा तमाशा होता, तो भी तो उन्हीं के ही बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहां पर, वो उनके पर ये, उनके खिलाफ ये धाराएं प्रयोग की जाती। लेकिन एक व्यक्ति जो एक मतलब अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो उस पूरे समाज को अपने ये समझाना चाहते हैं कि भाई ये तो तुम्हारे पक्ष में था। तो भाई ठीक है, कुछ दिन तक लोग झांसे में आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों को इस समय, अगर आप सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं देखिए और लोगों की बातें सुनिए, तो जो खासतौर से पिछड़े वर्ग की बहुत लोग हैं, कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारे खिलाफ था। मतलब वो समझ रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ था, क्योंकि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में पढ़ना उनका कठिन हो जाता, पढ़ना ही नहीं कठिन हो जाता, बहुत तरह की चीजें और कठिन हो जाती प्रोफेसर। लेकिन अब आप कुछ मतलब कुछ फेक लोगों को, कुछ पॉलिटिकल लोगों को गलत पहचान के साथ फ्रंट पे लाओ, कुछ झूठ बुलवाओ, तो उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं कि लोग इतनी सी चीजें समझ ना पाए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूजीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, 2012 की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है, तो वो मामला वहां खत्म हो गया। तो इनका जो प्रोपेगेंडा था, अगर भले ही दो तरह की लाइन लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, लेकिन दोनों ही मुद्दे उनके फुस हो चुके हैं, उनमें कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि योगी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अभी उन्होंने अनाउंस किया था टैबलेट दिए जाएंगे, उन्होंने तो नहीं कहा कि किसी जाति विशेष को दिए जाएंगे, उन्होंने कहा सामान्य वर्ग के छात्रों को भी दिए जाएंगे। तो ये तो अपने आप में इनके पूरे के पूरे एजेंडे की हवा निकालता है ना। ये हिंदुओं को जितना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, योगी उतना जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, योगी जी की जो राजनीति, जो जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के समय उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाली बात कही,
और उससे पहले से भी अगर आप देखिए, अब ठीक है आरोप कोई कुछ भी लगा सकता है, क्योंकि कुछ चीजें तो भारत में अल्पसंख्यक विभाग का एक बजट होता है जो आपको देना ही होता है, और वो नहीं दो तो आपको कहीं ना कहीं कोई पीआईएल डाल देगा और कहीं से कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, आपको वो कंप्लायंस करना पड़ता है। उसी तरीके से विभिन्न विभागों के मंत्रालय बजट होते ही हैं जो कल्याणकारी योजनाओं में जाते हैं, वो सब आपको करना होता है। लेकिन आशा यही की जाती है कि सब तरह के विभेदों से दूर एक समाज समानता पर आधारित समाज हो, जहाँ किसी के साथ न्याय ना हो, जहाँ किसी का तुष्टीकरण ना हो। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक कहीं ना कहीं धीरे धीरे, क्योंकि अचानक आप रातों रात एक नीति तय कर लें कि नहीं कल से हम किसी तरीके की विभेदकारी नीतियां नहीं बनाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, राजनीतिक रूप से भी संभव नहीं है, कानूनी रूप से भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर वो धीरे धीरे एक तरफ बढ़ना, तो उन्होंने एक इस चीज को लागू किया, जो जितने भी पिछले दिनों में चाहे बजट में हो या बजट से पहले भी हो, वो सभी समाज के वर्गों के लिए हो, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के आधार पर भी है, सामाजिक स्थिति के आधार पर भी है। जो जितने वन डिस्ट्रिक्ट वन जो एक प्रोडक्ट के नाम पर जो उन्होंने योजनाएं शुरू की, उनके बेनिफिशियरी कौन है, उनमें जो लाभार्थी हैं वो ज्यादातर उन जातियों के जो कि कारीगर जातियां हैं, और कारीगर जातियां निश्चित रूप से ओबीसी हैं, तो उनका उनका लाभार्थी कौन है। तो ये तो देखा जाए तो 100% उनके मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसके लाभ के लिए चल रही कुछ योजनाएं हैं, लेकिन वो इस आधार पे नहीं है कि वो जाति है, उनकी जाति की पहचान के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी स्किल, उनके कौशल के आधार पर है। चाहे वो रोजगार की योजनाएं हो, चाहे वो ये अब इस समय जो जिसको आजकल रेवड़ी कहते हैं, चाहे वो पेंशन, और मतलब इस बजट में एक बड़ी अच्छी चीज हुई, मतलब ये पता नहीं लोगों ने इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया, कि योगी जी आमतौर पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बजट बनाने के लिए बहुत एकदम टू द पॉइंट, कोई राजनीतिक जलेबी चाशनी इन सब में नहीं पड़ने वाले, वो एक व्यक्ति एक राजनेता की तरह से वो व्यवहार नहीं करते हैं सामान्य रूप से शासन में, जो कि उन्हें करना चाहिए, ये उनकी खूबी के तौर पर। हालांकि वो जो अच्छे काम करते हैं, जो बड़े काम करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो एक राजनेता के तौर पर व्यवहार नहीं करते हैं। उनका व्यवहार जो होता है वो एक नीति के तौर पर, और कहीं ना कहीं एक धर्म नीति जिसको कहते हैं, जो सबको, एक राजा को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, उस रूप में रही है। ठीक है, अब उसको लोकतंत्र है, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, जब कोई आरोप लगा देता है तो आप तुरंत उसका कोई निदान नहीं हो जाता है, क्योंकि वो आरोप हवा में रहता है, कुछ दिन बाद उसको उसके कार्यों से ही उसका पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। जैसा कि अभी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, भाई उस आदमी ने कह दिया कि भाई तो गोकशी करा रहे हैं, सुन के एक बार अगर मैं एक धार्मिक हिंदू हूं तो मुझे क्या लगेगा कि यार हो सकता है कि ये सही कह रहे हो, लेकिन आप जब पाओगे कि भाई उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या हो रहा था, आज जगह जगह धरपकड़ होती है, आज एक सूचना दे दो कि एक गाड़ी में या कहीं कुछ गलत काम हो रहा है तो प्रशासन उसका ना केवल संज्ञान लेता है, ना केवल उस पर कुछ करता है, बल्कि पूरी तरह से उस पूरे नेटवर्क को फिर खंगालता है, और कि अगर कुछ ऐसा चल रहा है, कोई बड़ा इसमें वो है, उसके पीछे षड्यंत्र का क्या है, बड़े लोग कौन है, और उन सबका जो एक तरह से निदान होता है। तो योगी जी जो है वो जिस तरीके से कर रहे हैं, वो अपने कामों से ही बहुत सारे अपने आलोचकों के उत्तर दे देते हैं। तो वो जो बराबरी वाला, चाहे वो चीजें हों, चाहे वो सामाजिक योजनाएं हों, चाहे वो जितनी भी चीजें हों, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि योगी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, और वो उनके उसमें दिख रहा है। बिल्कुल, अपने काम से ही अपने विरोधियों का मुँह बंद करते आए हैं। लेकिन अब तो जिस तरह से एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ने कहा कि योगी सुन ले हम आ रहे हैं, इससे भी सबसे ज़्यादा डर तो अखिलेश यादव को लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है वैसे भी वो ये मानकर चलते हैं एआईएमआईएम तो बी टीम है बीजेपी की, और अगर अकबरुद्दीन आ रहे हैं तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, ये भांप रहे हैं अखिलेश यादव, सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है उनकी। देखिए, उनको बी टीम अगर अखिलेश यादव मान रहे हैं तो मानते होंगे, लेकिन उनको जो उनका वर्ग है, जो एआईएमआईएम को वोट देने वाला जो मुस्लिम वोटर है, वो तो नहीं मानता बी टीम, वो तो उनका अपना असली प्रतिनिधि मानता है। कैसे मानता है ये बात पता चलती है बिहार के चुनाव से, क्योंकि बिहार के चुनाव में जहां पर वो अपने एआईएमआईएम के वो लोगों को वोट देकर जिता सकता था, वहां पर उसने एआईएमआईएम को जिताया, ओवैसी के उम्मीदवारों को जिताया, वहां पर आरजेडी को नहीं जिताया, वहां पर किसी अन्य सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता, चाहे वो कांग्रेस था या किसी का भी नहीं जीता, वहां पर ओरिजिनल जो मुस्लिम पार्टी थी वही जीती। तो इस अखिलेश यादव को समझ में भी आ रहा होगा, और आगे समझ में और आएगा कि इस देश में मुसलमानों की एक ही पार्टी है, वो बी टीम नहीं है। बाय द वे, आप उसको बी टीम कह के अपनी खींच निकाल लो, वो बी टीम नहीं है। हाँ, जब वो आएगी तो आपके लिए समस्या होगी, क्योंकि आपका वोट वो ले जाएगी। अभी अभी राजनीतिक कारणों से वो आपको वोट नहीं दे रहे थे, और मुसलमान तो वोट आपको इसलिए दे रहा था, केवल इसलिए दे रहा था मुसलमान उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव को, दो कारणों से, कि एक तो आपने हिंदुओं पर गोली चलाई,
आपका जो सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि सीधी बात है, जो भी हिंदुओं के खिलाफ काम करेगा, जो हिंदुओं को मारेगा, जो हिंदू धर्म को नष्ट करेगा, उसको मुसलमान वोट देगा। इसमें कहीं कोई मतलब शक शुबा नहीं है। और दूसरा कारण ये था क्योंकि आप उनको वहां पर ये वादा कर रहे थे कि हम भाजपा जो सत्ता में आई है, इस भाजपा को हम सत्ता से हटा देंगे। भाई इसीलिए तो हम वोट देते हैं ना, क्योंकि मुसलमान उसी को वोट देता है जो भाजपा को हरा सके। वो हाथी को कल वोट दे देगा। अगर हाथी ये मायावती उनको ये विश्वास दिलाने में सफल होंगी कि भाजपा को हम हरा देंगे, तो मुसलमान मायावती को दे देगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना दल को दे देगा, वो किसी भी दल को दे देगा। उसके लिए दल महत्वपूर्ण नहीं, उसके लिए भाजपा को हराना महत्वपूर्ण है, कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना। तो जब आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हो, वो बेचारा आपको वोट दिए जा रहा है, चुनाव दर चुनाव मुस्लिम वोट बैंक आपको दे रहा है, और आप जो है उससे कह रहे हो कि भैया आप दूर रहो हमसे। आप उनके जब माफिया मारे जाते हैं तो आप उनके लिए बोल भी नहीं पाते हो डर के मारे। आप आजम खान जेल में सड़ जाते हैं, जो उनका सबसे बड़ा नेता है उत्तर प्रदेश का, और उसका हाल पूछने जेल नहीं जाते हो। तो फिर आप जो है अंततः उनके लिए डिस्क्रेडिट हो रहे हो। और आप इसलिए नहीं जाते हो, क्योंकि एक तो पहली बात तो आपके मन में उनके लिए कोई पीड़ा भी नहीं है, सच्चाई यही है, क्योंकि आप उनके लिए बस वो आपके लिए वोट बैंक है। तो अखिलेश यादव इसलिए डिस्क्रेडिट हो रहा है, इसलिए डिस्क्रेडिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बी टीम है, इसलिए डिस्क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि आप वो जिसकी राजनीति आप कर रहे हो वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। आप कुल मिलाकर एक जाति की पार्टी हो, और मुसलमान चूंकि आपसे एक बुली तरीके से आपसे वो अपना हिस्सा छीन लेता है, तो इसलिए आप उसको दे देते हो, और दे भी देते हो क्योंकि कोई आपको समस्या नहीं। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि डिप्टी सीएम आप नहीं बनाओगे, कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दोगे, कोई बड़ा नेता होगा तो उसको आप अपने जूतों के तले रौंद के रखोगे। तो जो दरी बिछाए कि मुसलमान क्या केवल दरी बिछाएगा, जो ओवैसी ने कहा था बिहार में, तो बिल्कुल वही चीज जो है वो कहीं ना कहीं वो प्रश्न जो अभी तेजस्वी ने झेला है वही अखिलेश भी झेलेंगे। और उनको इसी से डर लगता है, उनका डेस्परेशन इसीलिए वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जैसे कालनेमी पैदा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन कालनेमी भी तो बहुत जल्दी पहचान लिया गया था, कोई बहुत दिन तक राजनीति वो भी नहीं कर पाया था। यही सारे जो समीकरण है ना, यही डरा रहे हैं अखिलेश यादव को। इसीलिए अब मुक्तेश्वरानंद को खड़ा किया गया, और अब यूजीसी का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दो नाव में पैर रखकर अगर चल रहे हैं अखिलेश यादव, तो डूबना तय है। और बाकी योगी जिस तरह की नीतियां लेकर आए हैं, जिस तरह का बजट लेकर आए, उससे भी उनकी वाट लगी हुई है। तो योगी को वो जितना छेड़ते हैं, जितना हिंदुत्व के मुद्दे पर बांटने की कोशिश करेंगे हिंदुओं को, वो उसी पिच पर आ जाएंगे जिस पिच के माहिर माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए ये सब रायता फैला हुआ है, इसीलिए सब डरे बैठे हुए हैं, और इसीलिए टारगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।